पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो शिकारी रहा करते थे। वे दोनों एक साथ ही शिकार पर जाया करते थे। एक दिन वह दोनों साथ साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ चल पड़े ताकि किसी पक्षी का शिकार करें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उनके पास पक्षियों को पकड़ने का जाल भी था। अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वे दोनों घने जंगल की तरफ जा रहे थे। अपने अपने घोड़ों पर सवार वे सब घने जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे और साथ ही तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब यह दोनों शिकारी ऐसी खुशनुमा जगह पर पहुँचे तो पहले शिकारी ने कहा, आओ मित्र, कुछ देर तक आराम कर लें और मुँह हाथ धो लें। हम तो ऐसी ही खुशनुमा जगह की तलाश कर रहे थे। यह जगह तो शिकार के लिए भी बहुत अच्छी है। पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, दूसरा बोला। दूसरा शिकारी बड़ी ही अनुभवी था। वह कहने लगा, नहीं मित्र, मेरे दोस्त, लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो बातें तुम्हें लुभा रही हैं उनमें अपना मन मत लगाओ और जिस काम के लिए हम आए हैं सबसे पहले वही करते हैं। कल की बात का किसे क्या पता, इसीलिए देर ना करो और चलो अपना जाल बिछाओ और कुछ पक्षी पकड़कर वापस चलते हैं और अपने दूसरे काम करते हैं। दोनों शिकारियों ने वहां पर अपना अपना जाल बिछा दिया और चारों तरफ दाने बिखेर दिए और कुछ ही दूरी पर जाकर छिपकर बैठ गए ताकि कोई पक्षी या बहुत सारे पक्षी दाना चुगने के लिए आए और जाल में फंस जाएं। दोनों शिकारी दम साधे हुए बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर के बाद वे थक गए, साथ ही उन्हें नींद भी आने लगी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी जाल के नज़दीक आ गया है और रास्ते में बिछे हुए दाने चुगना चाहता था। दोनों शिकारी सांस रोके हुए यह सब देख रहे थे और सोचने लगे कि देखें आगे क्या होता है। उस पक्षी ने जैसे ही दानों को देखा तो आगे बढ़कर दाने चुगने लगा और अगले ही पल वह बेचारा पक्षी जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और भागकर जाकर जाल के पास पहुंच गए और पक्षी को पिंजरे में डाल दिया। तब शिकारियों को ख्याल आया कि शाम का समय हो चुका है और कुछ देर में ही सूरज ढलने वाला है, इसीलिए अपना सामान घोड़ों पर लादकर वे लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन पहले शिकारी की इच्छा थी कि इस जगह पर कुछ देर तक और ठहर जाए और इसी तरह का कोई दूसरा पक्षी भी पकड़ा जाए। इसीलिए उसने अपने दोस्त को रोकते हुए कहा, अरे भाई, अभी तो हमारा भाग्य जागा है और तुम जाने के लिए तैयार भी हो गए। दूसरे शिकारी ने कहा, हमारा भाग्य और रोजी यही थी जो अब हमें मिल चुकी है। देखो अब अंधेरा छाने वाला है, इसीलिए किसी दूसरे पक्षी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इस बात का खतरा ज़्यादा है कि कहीं कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए और पक्षी पकड़ने की बजाय हमारी जान खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन पहले शिकारी को तो लालच ने घेर रखा था, इसीलिए वह कहने लगा, नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है सब कुछ शांत है। मैंने तो यहाँ पर कभी किसी शेर को नहीं देखा जिसने हमारा रास्ता रोका हो और ना ही कोई खतरनाक जानवर यहाँ पर दिखाई दिया। उसकी बात को सुनकर दूसरा शिकारी कहने लगा, देखो भाई, मैंने तुम्हें समझाना था तो समझा दिया। अब तुम अपने फ़ायदे और नुकसान के खुद ही जिम्मेदार हो। अब तुम वापस नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर अकेले ही रह जाओ, लेकिन मैं तो हर हालत में वापस जाऊंगा और इस पक्षी को भी अपने साथ ले जाऊंगा और इसे बेचकर आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यही कहकर वह शिकारी वहां से चला गया और अपने साथी को वीरान जंगल में अकेला छोड़ गया।
दूसरा शिकारी जब नगर के पास पहुंचा तो उसे घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दी और वह एक तरफ जाकर खड़ा हो गया ताकि आने वालों को रास्ता दे सके। लेकिन वह घुड़सवार शिकारी को देखकर रुक गए। तभी शिकारी ने देखा कि देश का राजा सामने से आ रहा था। राजा ने शिकारी को देखते ही पूछा, ओ भले आदमी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? शिकारी ने कहा, हुजूर, मैं अभी शिकार से लौटा हूँ और अपने घर को जा रहा हूँ। फिर उसने राजा को वही खूबसूरत पक्षी दिखा दिया जो उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। राजा ने जो ही पक्षी को देखा तो हैरानी से बोला, सचमुच यह तो बड़ा ही खूबसूरत पक्षी है। क्या तुम इसको बेचोगे ताकि मैं इसे अपने बगीचे में रख सकूं? यह मेरे पास बहुत ही खुश रहेगा और अपनी मीठी आवाज़ से मेरा दिल लुभाएगा। शिकारी ने कहा, महाराज, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं, परंतु सच यह है कि मैंने इसे अपने साथी की मदद से पकड़ा है। अब आप इसे खरीदना ही चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मेरा साथी शिकारी वापस आ जाए जो जंगल में है। फिर हम दोनों आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे साथी को भी यह बात बहुत ही पसंद आएगी कि यह पक्षी आपके बगीचे की शान बने। राजा ने दूसरे शिकारी की बात बड़े ही गौर से सुनी और कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कुछ ही दिन तक इंतजार कर सकता हूँ और जब तुम्हारा साथी शिकारी जंगल से वापस लौट आए तब तुम दोनों महल में आ जाना। मैं अच्छी धनराशि देकर तुमसे यह पक्षी खरीद लूँगा। राजा इतना कहकर अपने काफिले के साथ महल की तरफ रवाना हो गया और शिकारी को अपने हाल पर छोड़ गया, जो बहुत ही खुश भी था और हैरान भी। इसके बाद दूसरा शिकारी राजा के पास जाने और पक्षी को बेचने की घड़ियां गिनने लगा और इसी इंतजार में कुछ दिन बीत गए, लेकिन पहले शिकारी के वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आए। तब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। वह अपने दोस्त के घर गया ताकि उसकी पत्नी को सारी बात बता सके और अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में पक्षी बेचने की अनुमति ले सके। जब वह दोस्त के घर पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसका दोस्त जख्मी था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दूसरे शिकारी ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं देर शाम तक उसी जंगल में रहा और जब अंधेरा छा गया तो मुझे उस अंधेरे वीरान जंगल में डर लगने लगा। इसीलिए अपना सामान समेटा और वापस चलने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक ही मुझे एक खूंखार चीता दिखाई दिया। वह भूखा चीता मेरे और मेरे घोड़े की तरफ लपक पड़ा। मैंने अपने घोड़े को सर पर दौड़ाया, लेकिन चीता तो हमें खाने पर तुला हुआ था। वह हमारी दावत जो उड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने खतरनाक जबड़े और पंजों से घोड़े के जबड़े को दबोच लिया। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि अपने खंजर से चीते का काम तमाम कर दूं और घोड़े को बचा लूं। मैंने बदहवासी में घोड़े से छलांग लगा दी और वहां से भाग निकला। बेचारे घोड़े को जंगल में चीते के हवाले छोड़ दिया। दूसरे शिकारी ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे मित्र, दुख की बात है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और मेरे साथ वापस नहीं आए, लेकिन अभी भी ईश्वर की कृपा है कि कम से कम तुमने अपनी जान तो बचा ली। अब दूसरी बात यह है कि उस शाम रास्ते में मुझे हमारे महाराज मिले थे। वह इस पक्षी को हमसे खरीदना चाहते हैं। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ ताकि हम राजा के पास जाकर इस पक्षी को बेच दें।
पहले शिकारी को यह विश्वास नहीं था कि उनके द्वारा पकड़ा गया पक्षी इतना कीमती होगा और राजा को पसंद आ जाएगा। इसीलिए वह कहने लगा, क्या यह सच है कि राजा हमें बहुत सा धन देगा? दूसरे ने कहा, वह हमें जो कुछ भी दे देंगे वह गनीमत है, वरना वह हमसे कीमत चुकाए बगैर भी पक्षी को ले सकता है। हाँ, यह तो सही है। इसी बातचीत के बाद दोनों दोस्त अच्छी धनराशि मिलने की उम्मीद में खुश थे। इसीलिए पक्षी का पिंजरा उठाए हुए राजमहल की तरफ रवाना हो गए। राजा ने उस खूबसूरत पक्षी को देखने के बाद कहा, मैं इस पक्षी के बदले में तुम्हें 1000 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। दूसरा शिकारी 1000 अशर्फियों का नाम सुनते ही खुश हो गया और कहने लगा, हुजूर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अब यह पक्षी आपका हुआ। लेकिन पहला शिकारी जो जंगल में ही रह गया था वह जरा लालची था। उसने कहा, नहीं नहीं हुजूर, मेरा दोस्त पक्षियों के व्यापार के मामले में अभी भी अनाड़ी है। इसीलिए आप मुझे यह पक्षी वापस कर दें ताकि मैं पक्षियों के जानकार व्यापारी लोगों से इस पक्षी की कीमत लगा सकूं। इसके बाद ही मैं इसे आपको बेचूंगा। आपको मालूम ही है कि मैंने इस पक्षी को पकड़ने में अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम इस पक्षी को ले जाओ और इसकी कीमत लगवा आओ। फिर जो भी उचित कीमत होगी मैं उस पर इस पक्षी को खरीद लूँगा। इसके बाद दोनों शिकारी महल से बाहर चले गए। लेकिन दूसरा शिकारी अपने दोस्त के इस व्यवहार से बेहद नाखुश था। इसीलिए वह कहने लगा, आखिर तुमने यह क्या काम किया? जरा बताओ तो। राजा के अलावा और कोई भी है इस देश में जो हमें इस पक्षी की 1000 अशर्फियाँ दे सके? पहले शिकारी ने कहा, इस पक्षी की कीमत इन बातों से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे व्यापारियों से मिलें जो पक्षियों को खरीदने और बेचने का व्यापार करते हों और इस पक्षी की कीमत का अनुमान लगाएं। अगर उनमें से कोई इसे खरीदना चाहेगा तो 1000 अशर्फियों से ज़्यादा देने वाले को हम यह पक्षी बेच देंगे। अगर उन्होंने भी यही कीमत लगाई तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा और यह भी हो सकता है कि यह कोई बहुत ही नायाब पक्षी हो। दोनों शिकारी इसी बहस के बाद कुछ व्यापारियों के पास गए जो पक्षियों का व्यापार करते थे। वह पूछते पूछते 2-3 व्यापारियों के पास गए जिन्होंने पक्षियों को देखकर कहा कि इस पक्षी की कीमत 50 अशर्फियों से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए दूसरे शिकारी ने अपने साथी से कहा, मेरे दोस्त, अब तो तुमने देख ही लिया कि राजा इस पक्षी की असल कीमत से कहीं ज़्यादा धन हमें दे रहा है। इसीलिए अब तुम अपनी जिद छोड़ दो। पहले शिकारी ने कहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। क्या हम राजा को यह पक्षी मुफ्त में दे दें? अब घर जाकर आराम करते हैं और कल राजा के पास जाकर साफ साफ कह देंगे कि इस पक्षी के बदले में हमें 2000 अशर्फियाँ चाहिए। अगर राजा ने यह कीमत नहीं दी तो तुम जो भी कहोगे वैसा ही होगा। लालची शिकारी ने इन बातों से अपने दूसरे दोस्त को भी राजी कर लिया और राजा को पक्षी की कीमत 2000 बताने के लिए वे तैयार भी हो गए। अगले दिन दोनों मित्र राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने जैसे ही पक्षी को देखा तो खुश हुआ और कहने लगा, यह पक्षी मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुमने बाजार में इसकी कीमत लगवाई होगी। अब यह बतलाओ, मैंने जो कीमत लगाई थी उससे कम कीमत लगी या उससे ज़्यादा? पहला जो लालची शिकारी था वह कहने लगा, हुजूर, जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि यह पक्षी तो आपका ही है, लेकिन बाजार में व्यापारियों ने इसकी कीमत 1000 अशर्फियों से ज़्यादा लगाई है। अब आप
खुद ही जानते हैं कि क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पहली कीमत से 1000 असरफियाँ और बढ़ा देता हूँ, और मेरा विचार है कि इस पक्षी की कीमत 2000 असरफियाँ ठीक रहेंगी। दूसरे शिकारी ने जल्दी से कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है महाराज, यह रकम तो हमारी जान की कीमत से भी ज़्यादा है। अब आप यही रकम हमें दे दें, हम इस पक्षी की ज़्यादा देर तक देखभाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके दूसरे साथी ने उसकी बातों को काटकर कहा, महाराज, आपकी इस दयालुता के लिए हम आभारी हैं, लेकिन इस पक्षी की कीमत इन बातों से कहीं ज़्यादा है। राजा ने कहा, अगर तुम्हें यह कीमत मंजूर नहीं है तो दोबारा जाओ और इसकी सही कीमत लगवा लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई फैसला ले लो। मैं इस खूबसूरत पक्षी को ज़्यादा दिन अपने से दूर नहीं रख सकता। दोनों शिकारी वहाँ से चले गए। दोनों ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। तब लालची शिकारी ने अपने साथी से कहा, तुमने देख लिया कि हम राजा से जो भी कीमत मांगेंगे वह हमें दे देगा, क्योंकि यह एक नायाब पक्षी है और राजा को बहुत ही पसंद है, और इसकी कीमत इससे भी कहीं ज़्यादा है जो राजा हमें देना चाहता है। उसके साथी ने कहा, लेकिन व्यापारियों ने तो इसकी कीमत सिर्फ 50 असरफियाँ ही लगाई थीं। पहले ने कहा, अरे भाई, यह भी तो हो सकता है कि उन्हें इस पक्षी की कीमत मालूम ही ना हो, शायद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पक्षी देखा ही ना हो। दूसरे ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई संदेह नहीं है, परंतु राजा के व्यवहार पर मुझे संदेह है। भला यह कैसे हो सकता है कि राजा हमारी हर बात पर राजी हो जाए? लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। पहले लालची शिकारी ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा चाहता हो कि हम अगर आगे भी ऐसा कोई पक्षी पकड़ें तो सिर्फ उसी को बेचें। इतना कहकर वह नगर के एक सुनार की दुकान की तरफ चल दिया। उसके साथी ने कहा, भाई, तुम सुनार के पास क्यों जा रहे हो? वह बोला, राजा से इस पक्षी की जो भी कीमत मिलेगी उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी के लिए एक सोने का जेवर बनवा लूं। अरे, अभी तो धन मिला भी नहीं है और तुम पहले ही खर्च करने पर उतारू हो गए। परंतु उस लालची शिकारी पर इस बात का कोई भी असर न हुआ। उसने सुनार से एक जेवर पसंद किया और कुछ धन उसे पेशगी के रूप में दे दिया, और बाकी धन कुछ ही दिनों के बाद देने का वादा करके हार को अपने लिए सुरक्षित रखवा लिया। अगले दिन वह दोनों पिंजड़ा उठाकर राजा के पास हाजिर हुए। राजा ने उनका हालचाल पूछा और पक्षी को देखकर कड़क आवाज में हंसता रहा और कुछ देर में कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने कुछ फैसला ले लिया ही होगा। मुझे भी यह पक्षी बहुत ही पसंद है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझे इसकी आखिरी कीमत तुम बता ही दो। पहले लालची शिकारी ने कहा, महाराज, मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 5000 असरफियाँ तक हो सकती हैं, लेकिन हमें पता चला है कि कल एक पक्षियों का बहुत बड़ा व्यापारी नगर में आने वाला है, इसीलिए इसकी सही कीमत वही हमें बता सकता है। आप मेहरबानी करके हमें एक दिन का और समय दे दीजिए, ताकि आपके या हमारे दिल में किसी तरह का कोई शक ना हो। राजा यह बात सुनकर पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, फिर पहले की ही तरह जोर जोर से हंसने लगा और जब थक गया तो कहने लगा, हाँ हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, मैं कल तक इंतज़ार कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद ज़्यादा इंतज़ार ना करूँगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, हम कल यह पक्षी आपको पेश कर देंगे। वह दिन भी हवा की तेजी की तरह गुजर गया। वे दोनों शिकारी पिंजड़ा लेकर महल में आए। राजा ने उन्हें देखते ही कहा,
तुम्हें इस नायाब पक्षी की कीमत मालूम तो हो ही गई होगी। क्या तुम तैयार हो कि तुम 5,000 असरफियाँ लेकर यह पक्षी मुझे दे दो। अब राजा ने उस पक्षी को पिंजरे से निकालकर अपने पास रख लिया और उसे प्यार करने लगा। पहला शिकारी ज़्यादा इंतजार न कर सका और बोला, हुजूर, आप इस पक्षी के बदले हमें 10,000 असरफियाँ दे दें। बल्कि इस पक्षी की कीमत तो 10,000 असरफियों से भी ज़्यादा है। राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहने लगा, जरूर जरूर, तुमने उचित कीमत ही बतलाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 10,000 असरफियों की बजाय 12,000 असरफियों दे दूँ। क्या तुम अब राजी हो? दूसरे शिकारी ने कहा, महाराज, यह कीमत तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे अनुमान से भी ज़्यादा है। लेकिन उसके साथी ने कहा, महाराज, आपने जो कीमत लगाई है, अगर आप थोड़ी सी रकम और बढ़ा दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। राजा ने जब यह बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और खजाना मंत्री को बुलाने के लिए आवाज़ देने लगा। खजाना मंत्री डरते डरते वहां पर आया। राजा ने लाल शिकारी की तरफ इशारा करते हुए खजाना मंत्री को आदेश दिया कि अभी और इसी समय जाओ और राज्य का सारा खजाना इस शिकारी के सामने ढेर कर दो। खजाना मंत्री राजा की बातों को समझ न सका, इसीलिए कहने लगा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं और सारा मामला क्या है? मैं राज्य का सारा खजाना इस मामूली सी शिकारी के हवाले कैसे कर सकता हूँ? राजा, जो कि लगातार उस पक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था, उसने हंसते हुए दोनों शिकारियों की तरफ देखा और पक्षी को हवा में उछाला और उड़ा दिया। फिर बोला, इस पक्षी के लिए यह पक्षी बहुत ही कीमती और नायाब है और मैं इसके बदले जो भी कुछ दे सकता हूँ वह कम ही होगा। अपनी बात खत्म करके वह जोर जोर से हंसने लगा। राजा इतना हंसा कि लगता था कि वह राजगद्दी से नीचे न गिर जाए। राजा की बातों से और खजाना मंत्री को बुलाने से लालची शिकारी समझ गया कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है और जब राजा हंसते हंसते थक गया तो दोनों शिकारियों को देखकर कहने लगा, वाह रे शिकारी, क्या बात है, तुम्हारे पक्षी की यह तो नायाब है और मुझे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। दूसरे शिकारी ने कहा, महाराज, मैं तो शुरू से ही 1,000 असरफियों पर राजी था। राजा ने पहले शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस साथी की वजह से यह रकम भी तुम्हारे हाथ से चली गई और मैं तो पहले ही दिन से समझ गया था कि यह आदमी ऐसा लालची है कि मेरी हर पेशकश को ठुकरा देगा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ समय इसी सवाल जवाब में गुजार दिया जाए और मुझे भी अपने मन की बहलाने और मनोरंजन करने का एक मौका मिल जाएगा। मैं खुद भी राजपाट के कामों में इतना उलझा हुआ और इतना परेशान था और अब खुश हूँ कि इस पक्षी का मालिक बन गया हूँ और मुझे 50 असरफियाँ भी खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। सच में तुम दोनों ने मेरा बहुत ही मन बहलाया और मनोरंजन किया है। लालची शिकारी ने कहा, महाराज, क्या वाकई आप इस पक्षी के बदले में हमें कुछ भी नहीं देना चाहते? राजा ने कहा कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं दूंगा और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा मन बहलाया है। अब देर ना करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने देर कर दी तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा और शायद मैं तुमको सज़ा भी दे दूं। यह सुनकर दोनों शिकारी घबरा गए और वे दोनों महल से निकलकर तेजी से भागने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा उन्हें कोई सजा सुना दे। लालची शिकारी की तो हालत यह थी कि उसको काटो तो खून ना निकले।
तब उसके साथी ने पूछा, अरे भाई, तुमने अपना नायाब पक्षी राजा को किस कीमत पर बेचा? उसी कीमत से बेचा जितने में राजा ने उसे खरीदा है। फिर कभी दोबारा उसने महल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, लालच का फल क्या मिलता है, आपने देख ही लिया। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हाँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।